Yes, hello everyone. I welcome you all to this new D&D Daily News Digest session. आज हमारे पास सिंस आज 9th ऑफ नवंबर है। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा अखबार में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं, बट वी हैव ट्राइड टू इंश्योर कि जो भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको शेयर करें। एंड आई हैव टू आर्टिकल्स। पहला है फ्रॉम फेस्टिव फाइनरी टू जनरेशनल हैंड्स। ये बेसिकली जमदानी साड़ी जो है उसके ऊपर आर्टिकल आया है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर में समटाइम्स व्हाट यूपीएससी डज इज दे टेंड टू आस्क वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि कोई पर्टिकुलर आर्ट और कल्चर के स्टेट में पाया जाता है, तो उस सेंस में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूनेस्को ने एक तो इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट बनाया बनाया है 2013 में। एंड दिस इज अ साड़ी विच इज वेरी डेलिकेट एंड विच हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री अटैच टू इट। तो ये दो शब्दों से बनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल में कि पर्शियन वर्ड जाम विच इज फ्लावर एंड दानी विच इज वेस्ट। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साड़ी। फिर इसमें टेक्निक बताई गई है, तो यहाँ पे हमें जो टेक्निक याद रखनी है वो है सप्लीमेंट्री वेफ्ट टेक्निक। तो सप्लीमेंट्री वेफ्ट टेक्निक पे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पे टूल्स लिखे हुए हैं। कांडूल बेसिकली इज वन टूल विच बेसिकली इज यूज्ड हियर। फिर कुछ और टर्म्स लिखे हुए हैं ये यहाँ पे, पन्ना, हजार, कालका, विच बेसिकली आर मोटिव्स विच आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर साड़ी। तो इस वजह से मुझे ये आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर में देखें ना, तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस टॉपिक पे पूछा जा चुका है इन 2018, जहां पे यूपीएससी ने क्राफ्ट पूछा था और किस उस क्राफ्ट का किस स्टेज के साथ एसोसिएटेड है, किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, उस पर क्वेश्चन था। तो जमदानी साड़ीज के सामने कर्नाटका लिखा है, विच इज रॉन्ग। तो दिस क्वेश्चन या दिस थीम हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी या कवर्ड बाय देम। फिर एक आर्टिकल और है, 35 years later, how fall of the Berlin Wall shaped, divided and united a generation। तो ये बेसिकली बर्लिन वॉल की जो फॉल है उसकी एनिवर्सरी आज 9th ऑफ नवंबर 1989 को ये वॉल गिराई गई। एंड इसके बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी बिकेम वन। तो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ स्टेप इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था इनटू टू पार्ट्स। वेस्ट जर्मनी विच बेसिकली वाज कैपिटलिस्ट और जिसको सपोर्ट करते थे यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन। और देयर वाज आल्सो ईस्ट जर्मनी जो कि रशिया या यूएसएसआर के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। अब बर्लिन एज अ सिटी आल्सो वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनटू वेस्ट एंड ईस्ट। एंड उसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हमें एज स्टूडेंट्स, सिंस ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में कवर किया गया है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। एंड दिस बर्लिन वॉल इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ स्टेप इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। फिर इस आर्टिकल में एक शब्द और लिखा हुआ है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आयरन कर्टन। तो स्टूडेंट्स को पता लगाना चाहिए कि आयरन कर्टन क्या होता है। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिकली के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, जिसमें काफी डिटेल में समझाया है क्या ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर था, व्हाट एग्जैक्टली वाज द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल एंड व्हाट वर द इवेंचुअल आउटकम्स ऑफ द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। तो काफी स्कॉलरली नेचर का आर्टिकल है जो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स देखें। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट Manish sir to take this discussion forward. I have two articles, and the very first article is talking about the use of drones in the fisheries sector. तो इसमें हाईलाइट किया गया कि फिशरी सेक्टर में ड्रोन कैसे यूजफुल हो सकता है। तो एज वी नो कि ड्रोन कैन बी यूज अबव द ग्राउंड एज वेल एज बीनीथ द वाटर। तो यहाँ पे जैसे ड्रोन कैन प्ले ए पिवटल रोल इन मैनेजिंग एक्वाकल्चर फार्म। इसकी बात करता है कि एक्वाकल्चर का जो फार्म्स होता है उसको मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। Monitoring of fishery market can be done through this, and along with that, assessing damage to the fishery infrastructure, particularly during the natural disaster. ये तीन काम किया जा सकता है through the drone. Apart from that, underwater drones की जो बात कर रही है, ये हेल्प करेगा फिशरी सेक्टर में थ्रू इन मॉनिटरिंग फिश बिहेवियर इन नेचुरल हैबिटेट में क्या होता है फिश का बिहेवियर। Along with that, to detect sign of distress like erratic swimming pattern, एंड उसके बाद से प्रोवाइड रियल टाइम डेटा दैट स्ट्रेंथन द सस्टेनेबल फिशरीज। तो ये तीन चीज इसको अंडरग्राउंड भी हम यूज कर सकते हैं। फिर ये आर्टिकल बात करता है कि व्हाट इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज टेकिंग टू प्रमोट इट फिशरी सेक्टर। तो इसमें ये बात करता है कि गवर्नमेंट ने 100 प्रपोज्ड है कि अक्रॉस इंडिया देयर विल बी 100 क्लाइमेट रेसिलिएंट कोस्टल फिशरी विलेज, है ना। और इस विलेज को इम्पावर किया जाएगा थ्रू सो दैट इट कैन टैकल द क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। इसके लिए गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू प्रोवाइड 2 करोड़ पर विलेज अंडर द पीएम
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और ये जो पैसे हैं इट विल बी यूज इन क्रिएटिंग वेरियस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फिश ड्राइंग यार्ड हो सकता है, प्रोसेसिंग सेक्टर हो सकता है, फिश मार्केट एंड इमरजेंसी रेस्क्यू फैसिलिटी, लाइक दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड थ्रू दिस फंड। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात आती है कि जो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रपोजिंग टू इंस्टॉल दैट ट्रांसपोंडर मीन इन द व्हीकल दैट इज कैरिंग फिश। तो इससे क्या होगा कि रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकती है फिशिंग की जो व्हीकल है उसकी, और ये वेदर अलर्ट भी फिशरमैन को इंक्लूडिंग साइक्लोन का वार्निंग दे देगा, ये भी ये आर्टिकल हाईलाइट करता है। और along with that, information related to potential fishery zone 2 would be made available to the fishery, जो कि लोकल लैंग्वेज में सेल फोन के थ्रू इसको यूज किया जाएगा। तो एज वी नो कि यूपीएससी ऑलवेज टेंड टू आस्क न्यू टेक्नोलॉजी इन प्रीलिम्स, और मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे इम्प्लीकेशन की बात की जाती है कि हाउ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ड्रोन बहुत न्यूज में है। इन दिस वे दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यूज क्या है ये हाईलाइट सर किया गया। ये जो दूसरा आर्टिकल है इसमें। सर लाइक Yes. बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, ये जो मत्स्य संपदा योजना लिखा हुआ है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं आप? सर इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का ये टारगेट ये है कि हम फिशरी सेक्टर को ऐसे डेवलप करें कि ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली विएबल हो, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो और इंक्लूसिव हो। जो भी लोग इसमें सोशली इंक्लूसिव हो ताकि लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेवलपमेंट का पार्ट बना सके। दूसरा आर्टिकल है, ये एक ऐड आया है गवर्नमेंट का, ये पीएम इंटर्नशिप की बात कर रहा है। इसमें हमें जानना चाहिए कि वी ऑलवेज कम अक्रॉस द थिंग कि वी आवर ग्रेजुएट आर लैकिंग द रिक्वायर्ड स्किल दैट इज डिमांड बाय द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत यूजफुल हो सकता है इन ब्रिजिंग दैट स्किल गैप। तो यहाँ पे यहाँ पे जो की टेक अवे है ये है कि ये जो स्कीम है ये रिलीज की गई है, ये मिनिस्ट्री थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर थ्रू होता है ये स्कीम। प्लस यहाँ पे जो टॉप कंपनीज हैं इंडिया का, दे आर ऑफरिंग मोर देन 1,25,000 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स। along with that, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे 5,000 मंथली अलाउंस दिया जाएगा जो लोग इसमें इनरोल होते हैं। along with that, वन टाइम ग्रांट होगा 6,000 का। फिर ये तीन इन्फॉर्मेशन ऊपर की काम की नहीं है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन लास्ट की टू है, जैसे कि द इंटर्नशिप कैन बी अप्लाइड फॉर एनी लोकेशन विद इन द स्टेट और कंट्री। और दूसरा ये है कि यूथ कैन अप्लाई फॉर 5 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट ए टाइम। तो ये चार पॉइंट्स इसके इम्पोर्टेंट है, जिसमें मिनिस्ट्री है, मंथली जो अलाउंस है, और जो दो ये लास्ट का है। एज फार एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो जो पहला आर्टिकल था टेक्नोलॉजी वाला, उससे 2023 में टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 9 क्वेश्चंस आया था, यूपीएससी ने पूछा था। इसमें से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी बात की गई, जैसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की बात की गई थी। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई वुड लाइक टू इनवाइट टू गौरव सर टू कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू सर। सो एक आर्टिकल है मेरे तरफ से, द हिंदू का एडिटोरियल पीस है ये। So this article is basically about the Kigali agreement, which was like reached in 2016. So first of all, it's like it talks about the paradox between at one point the temperature is rising and we need some efficient cooling system. क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है तो efficient एयर कंडीशनिंग वगैरह चाहिए हमें टू लिव कंफर्टेबली। बट थिंग इज दैट इसको मैं थोड़ा बैक से ले जाना चाहूंगा आपको। 1985 में वियना एग्रीमेंट हुआ था बिकॉज दीज लाइक एयर कंडीशनर्स यूज टू एमिट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट वेर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उसको फेज आउट करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ठीक है। तो एवरी मेनी नेशंस साइंड दैट एंड रेटिफाइड दैट, इंडिया आल्सो रेटिफाइड दैट। एंड इन follow up to that chlorofluorocarbon, SCFCs as an alternative to CFCs. But what was the problem with these SCFCs were that although they were not ozone depleting, but they were potential greenhouse gases. वो पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेस थे बिकॉज दे हैव द फ्लोराइड कंपोनेंट इन इट। एंड आप जानते होंगे फ्लोराइड कंपोनेंट का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दे एब्जॉर्ब द लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली फिर किगाली एग्रीमेंट 2016 में आया दैट वांटेड टू फेज आउट दिस
HCFCs एंड ऑल्टरनेटिव्स लाइक ओलिफिन्स वगैरह को प्रमोट किया गया कि वी शुड लाइक अडॉप्ट ओलिफिन्स सॉरी हाइड्रो ओलिफिन्स HO। तो बेसिकली ये एक पूरा एक स्नैपशॉट है कि क्या हुआ है। सो इन द किगाली एग्रीमेंट व्हाट हैपेंस, डेवलप्ड नेशंस वेर आस्क्ड टू फेज आउट देयर HCFCs emissions by 2030s। some developed nation were given more leeway, जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज को थोड़ा और वक्त का टाइम दिया गया। तो दिस आर्टिकल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट इट, एंड इट इज आस्किंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड try to place एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम रहेगा तो उससे क्या होगा, दैट इनडायरेक्ट एमिशन विल रिड्यूस, बिकॉज एनीवे एयर कंडीशनिंग एंड जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है वो फॉसिल फ्यूल से आता है। तो एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग रहेगी, सो इनडायरेक्टली द एमिशंस विल रिड्यूस। एंड देन if there will like uses of these new alternatives to hydrofluorocarbons, the global temperatures will रिमेन स्टेबल और विल रिड्यूस। तो अदरवाइज ये क्या कह रहे हैं कि अदरवाइज HFCs विल कंट्रीब्यूट टू द 0.52% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय 2100। 2122वीं सदी तक ये इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा खुद इसका इतना रहेगा। तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है। जब किगाली एग्रीमेंट हमने साइन किया तो इंडिया इंडिया वाज स्पीयरहेडेड ऑन देयर ओन, एंड दे brought to the initiative एक इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान। ये टारगेट क्या करता है कि 2047 तक 85% जो HFCs है इसको रिड्यूस रिड्यूस कर देंगे। एंड देन और ये बोलती है कि 20 to 25% रिडक्शन इन द कूलिंग डिमांड करेंगे, और 25 to 40% एनर्जी कंजम्पशन एंड शिफ्ट टू लो ग्लोबल वार्मिंग रेफ्रिजरेंट्स केमिकल्स जो होता है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो एक तरह से ये इंडिया का लीडरशिप दिखा रहा है। एंड देन इन COP 28 जो दुबई में हुआ था, उसमें भी 63 कंट्रीज जो उन्होंने प्लेज किया था कि वो कूलिंग इमिशंस को 68% बाई 2050 तक घटाएंगे। और वहां पे एक और कूलिंग ग्लोबल कूलिंग प्लेज कंट्रीज ने किया था थ्रू, ऑल्दो दिस इज नॉन बाइंडिंग, बट ये बात करें अगर ये इस तरह का एफिशिएंट सिस्टम आना है तो इसके लिए फंडिंग भी होना है। तो इट चॉक्ड आउट अ प्लान फॉर फंडिंग ऑल्सो, लाइक बाय 2015 $17 trillion need to be mobilized if we want to achieve this Kigali agreement target. So basically this whole article is talking about तो आपको याद रखना है इसमें किगाली एग्रीमेंट के बारे में याद रखना है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में याद रखना है। ये जो वेरियस तरह के केमिकल्स हैं, HFCs है या SCFCs है, CFCs है, ओलिफिन्स है, इसका एक दूसरे से क्या लिंकेजेस है ना, हाउ दे आर डिफरेंट। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। एंड दिस इज लाइक बेसिक टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल, एंड दिस becomes very important from the point of view of your prelims also, and from the point of view of your GS paper 3 also. So with this today's edition of D&D comes to an end. We hope to meet you tomorrow. Thank you.